हम पेंशन, 50 वाई पेंशन एंड हाउ पेंशन। मंथली इनकम जो आज की युवा पीढ़ी भी हमारे ये वीडियोस देख रही है, पसंद कर रही है और पेंशन जैसे अहम टॉपिक के ऊपर हमारे विचार चाहती है। ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। माय यंग फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगले 10 मिनट में मैं आपके सारे प्रश्नों का सरल और सिंपल भाषा में निराकरण करूंगा। मंथली खर्च कितना आइए जानते हैं विस्तृत से व्हाट इज पेंशन, व्हाई वी शुड मेक प्रोविजन of our pension and how we can make a provision of a pension. तो इनके पास दोस्तों, अभी अपने let's understand what is pension. लेकिन इन्होंने नहीं किया Money so ये which comes no without tension. इन्वेस्टमेंट वाले इंसान है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं। हमारे पास कई कमेंट आए हैं पिछले वीडियो पे जहां पे उन्होंने लिखा है कि उम्र 50-53 है लेकिन पैसे नहीं है, निवेश नहीं किया अभी तक। तो ये वाला जो है थंब रूल, इसको हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो इनका मंथली एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए मोटा मोटी खर्चे क्या होते हैं। आप एक तो आपका रेंट होता है, एक आपके बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई और उनसे जुड़े हुए सारे खर्च, बाकी ज़रूरतें जो होती हैं नेसेसिटीज और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मान लीजिए कि 20% ऑफ सैलरी रेंट में जाती है, तो यहाँ पे हो गया ये 10,000 रुपये। बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत महंगी और बाकी चीज़ें भी, तो 15,000 कहीं नहीं गए। घर के खर्चे बहुत सारे 20,000, ये थोड़ा साफ साफ लिखना होगा। और एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लीजिए और भी कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्च हर महीने तो होते ही रहते हैं। तो यहाँ जो इनका एक्चुअल खर्चा है, क्योंकि हम ये मान के चलें कि रेंट स्लैश EMI ख़त्म हो जाएगी अगले कुछ सालों में, तो इनका एक्चुअल खर्चा जो है वो ये है। तो इनका जो एक्चुअल खर्चा है वो रेंट ख़त्म हो जाएगा, रेंट या EMI अगले कुछ सालों में, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो ये दोनों निकल जाएगा। तो जो एक्चुअल खर्चा रहेगा वो बेसिकली ये दोनों का। ठीक है, तो जो रेंज निकल रहा है वो है 20 से 25,000। अब आप ये मत पूछिएगा कि मेरी सैलरी 45,000 है तो क्या कैसे करें। बस ऐसे ही आपको अपना खर्चा निकालना है और उसमें से वो खर्चे जो 60 साल की उम्र पे भी रहेंगे उन खर्चों को देखना है। तो ये जो रेंज है 20 से 25,000, हम इसमें इस नंबर को लेके आगे बढ़ते हैं और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। इसको भी हम देखेंगे, हल्के से एक बार देखते हैं कि अगर ये खर्चा है तो आगे बढ़ के आपकी रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं सिर्फ इसको लेके अभी फ़िलहाल एक बार बढ़ूं तो यहीं पे कोशिश करते हैं 2 पार्ट में आपको समझा देने की। फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, लेकिन जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि अगर आज आपका खर्चा ये है तो 10 साल बाद खर्चा महीने का कितना होगा, ये कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। मंथली एक्सपेंस को गुणा करें 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, मतलब कि महंगाई दर, टू द पावर n। n मतलब रिटायरमेंट में जितने साल बचे हुए हैं वो जो नंबर है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ मंथली एक्सपेंस कितना आ रहा है 20,000 रुपये। 1 प्लस हमने पिछले 2 वीडियो में 6% का रखा है इन्फ्लेशन रेट, तो वही लेके चल रहे हैं 6%। और यहाँ पर कितने साल बचे हैं हमारे 10 साल। जब आप ये करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो आएगा 35,816। मतलब 20,000 रुपये का जो खर्च है आज का, वो आज से 10 साल के बाद पर मंथ बढ़ के हो जाएगा 35,816। साल के 12 महीने कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा ये 4,29,803। और ये मान के चले कि उम्र अगर 80 साल तक आप जिंदा रहेंगे तो इसको 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 85,96,000। अब इस नंबर को अभी आप यहाँ पे देखिए, रोकते हैं यहीं पे, एक बार क्विकली देख लेते हैं कि अगर 25,000 रुपये आज मंथली खर्च है तो 10 साल के बाद ये बढ़ के कितना हो जाएगा। इसी फॉर्मूले पे अगर बैठाएंगे
25,000 की मंथली खर्च वालों को, तो वो जो नंबर है ये आ जाएगा आज से 10 साल के बाद, 10 years later ये नंबर बढ़ के हो जाएगा 44,000 पर मंथ, हर महीने। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 5,37,000 हो जाएगा। और इसको अगर आप 20 से कर देंगे, क्योंकि 60, 70, 80 20 साल वहाँ पर है, तो 1 करोड़ ये नंबर 1 करोड़ से ऊपर की। तो ये इसको इस पे ज़्यादा गौर मत कीजिए, मैंने सिर्फ एक कैलकुलेशन करके बताया है कि अगर आपका खर्च 25,000 रुपये पर मंथ है तो 10 साल के बाद आपको रिटायरमेंट के वक्त कितना पैसा चाहिए वो दिखाने के लिए हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ रिक्वायरमेंट है 85,96,000 की। 30 और 40 साल वाले वीडियो में हमने कहा कि अब इस नंबर तक कैसे पहुंचा जाए, हमने स्ट्रैटेजी वैसे बनाई है। अब लेकिन 50 में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी। क्यों? अभी तक इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, ये नहीं, इतना पैसा चाहिए अगर 60 साल की उम्र में, तो इनको हर महीने 20,000 से ऊपर का निवेश करना पड़ेगा, जो पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सके, तो उपाय दूसरा लेना होगा, रास्ता दूसरा पकड़ना होगा। तो दूसरा रास्ता क्या है, आइए जानते हैं। तो ये जो रकम आई है ये तो जुड़ने से रही, क्योंकि अभी तक कुछ निवेश किया नहीं है और इस रकम तक पहुंचने के लिए करीब 20,000 रुपये से ज़्यादा का निवेश हर महीने करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस रकम पे आप ध्यान ना दीजिए, यहीं पर स्ट्रैटेजी 50 साल वालों के लिए अलग हो रही है, तो गौर से देखिएगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। आप ध्यान दीजिए ये कि आप किसी तरीके से ये रकम हर महीने अपने लिए जनरेट कर सके, निकाल सके। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि जो इस रकम को मैं ज़रा पहले यहाँ लिख दूँ, ये है हमारी रिक्वायरमेंट। अब इस इंसान ने भले ही कोई निवेश नहीं किया है अभी तक, लेकिन नौकरी में है अगर ये, तो इनका ईपीएफ कटता होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वहाँ से इनको पैसे मिल सकते हैं लमसम जब ये रिटायर करेंगे तब। तो मान लीजिए कि इनके पास ये 40 लाख रुपए इनके ईपीएफ में जमा हो गए हैं, जो इनको 60 साल की उम्र में ये फिर निकाल पाएंगे नौकरी छोड़ने के बाद। अमूमन होता क्या है कि माता पिता इस पैसे को ना रख देते हैं, इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं बच्चों की शादी वादी या कोई भी ऐसा कोई बड़ा खर्च आएगा तो प्लीज़ 50 साल वालों इस पैसों को किसी और तरीके से खर्च नहीं कीजिएगा। आप इस पैसे को ही अगर इस उम्र में कहीं सेफ जगह लगाएंगे जहां पर आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाए, तो आपके लिए एक मंथली इनकम जनरेट हो सकती है। अभी मैंने चेक किया कुछ कितना इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक एफडी पर सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो 8 से 8.5 तक मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कितने वक्त के लिए एफडी की गई है। तो अगर मान लीजिए कि इस रकम को हम एफडी करते हैं और 8% का इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो सालाना हमारे पास आ जाएगा 3,20,000 रुपये। इसको अगर 12 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो रकम आ रही है वो करीब 26,000 के आसपास आ रही है। इस रकम में जो आप 8% की ब्याज से मिलेगी आपको, उसमें और जो आपका महीने का खर्च है, दोनों में अच्छा खासा ऑलमोस्ट 10,000 का गैप है। और एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए कि ये जो खर्चे की रकम है ये बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई दर उसके बाद भी बढ़ेगी और भी तमाम तरह के खर्चे बढ़ते हैं। तो क्या किया जाए, एक काम यहाँ पर ये है, किसी तरीके से थोड़ा भी अगर 2,000 रुपये भी निवेश कर सके अगले 10 साल के लिए, तो आप कुछ रकम जोड़ सकते हैं जो इसमें ऐड हो जाएगी 10 साल के बाद, और तब जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे ये रकम बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि आपके हाथ में 26 ना आके बल्कि 35,000 रुपये आए, लेकिन वो तब होगा जब आप निवेश करेंगे तब, और तब भी कट टू कट सिचुएशन होगा, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट का कोई भरोसा नहीं है कि 8% रहे ना रहे, हो सकता है ये 7% हो जाए। तो अब क्या ऑप्शन है,
एक ऑप्शन ये है, ठीक है। अब इसके आगे लेकिन क्योंकि ये मिसमैच है तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अगला विकल्प है कि भाई आप डिपेंडेंट हो जाए अपने बच्चों के ऊपर, या तो उनके साथ रहें और आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं हर महीने, जो आपके बाकी खर्चे हैं उसके लिए जो गैप वहाँ पर है उसमें आपके बच्चे आपकी मदद करें। लेकिन इसकी सच्चाई, ये सिचुएशन सही तरीके से निकल कर सामने आए, ये चांसेस बहुत कम होता है। बच्चा कहाँ पे नौकरी उसकी लगेगी, वो आपके साथ रहेगा कि नहीं रह पाएगा, आप उसके साथ रह पाने की हालत में होंगे या नहीं होंगे, कुछ नहीं कह सकते। मतलब वहाँ पर बहुत सारे लेकिन हैं लगे हुए। या तो आप उस लेकिन के साथ जिंदगी निकालेंगे, या एक बढ़िया तरीका है। इस चीज़ को गौर से सुनिए। आपको क्या करना है, ये रकम तो आपके पास आ रही है ना हर महीने, अब इसके बाद आपको अपना जो लाइफस्टाइल का जो खर्चा है ना उसको कम करना है, और इतना कम कर लीजिए ताकि वो इससे भी कम हो जाए। वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं तो आप छोटे शहर में शिफ्ट हो जाइए। अगर आपका अपना घर है जिसका भाड़ा मान लीजिए कि 10,000 या 15,000 आ सकता है, और आपको उससे कम के भाड़े में कहीं और मकान मिल रहा है रहने के लिए, आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए। एक्स्ट्रा पैसे आपको फिर भी मिलेंगे कुछ ना कुछ। तो आपका फोकस आज से इस बात पे होना चाहिए कि आप रिटायरमेंट के वक्त तक अपने खर्चे कैसे इतने कम कर लें कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो इससे कम हो जाए। किस शहर में रहना है और कहाँ कहाँ खर्चों में कटौती होगी, सभी की प्लानिंग आज से शुरू कीजिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आप आज से ही निवेश थोड़ा सा भी शुरू कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। प्रायोरिटी पे उसको रखिए, बाकी चीज़ों को बाकी चीज़ों की तुलना में। एक चीज़ अब आपको यहाँ पे गौर से सुननी है। देखिए, आप 50 साल के हो चुके हैं, 10 साल में रिटायरमेंट है। एक खर्चा जो एकदम तेज़ी से भागेगा वो है आपका मेडिकल खर्चा। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपकी सैलरी हो, कुछ भी खर्चे हो, आपके पास एक हेल्थ कवर होना ही चाहिए। नहीं लिया है तो आज लीजिए। सरकारी नौकरी में है तो कोई कुछ ना कुछ प्लान रहता है आपके पास, पेंशन मिलता है, चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट नौकरी में है और अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना, कंपनी वाला है, तो भी एक अपना अभी तुरंत लीजिए और उसके लिए पैसे कहीं से भी निकालिए अपने पूरे बजट में से। तो मैं आज क्यों बोल रही हूँ कि आज ही लीजिए एक हेल्थ कवर, क्योंकि एक तय उम्र के बाद एक तो या तो आपको प्लान मिलेगा नहीं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और अगर मिल भी जाए ना तो उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं तो भले ही कंपनी ने आपको दिया हो कोई हेल्थ प्लान, उसको रखिए अभी, लेकिन एक इंडिविजुअल प्लान अलग से अपने लिए, अपनी बीवी या अपने पति, अपने स्पाउस के लिए ज़रूर लीजिए, वो ज़रूरी है। और एक सबसे ज़रूरी काम की बात आखिर में बता रही हूँ। देखिए, 50 साल की उम्र हो चुकी है आपकी, 60 साल में रिटायर होना है, 10 साल है, कुछ ऐसा सीखिए ताकि उससे आप 60 साल की उम्र के बाद भी ना कमाई कर सके। मैं खुद एक महिला को जानती हूँ जिन्होंने वैसे तो कोई नौकरी नहीं की,